2 फेलियर देखने के बाद मैं ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी, डीमोटिवेट हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा था कि अभी पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब मेंस नहीं हुआ, अगली बार इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी हुआ उस एग्ज़ाम के फेलियर ने मुझे पूरी तरह तोड़ के रख दिया। मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। बुक्स उठाई, बुक्स से नफ़रत हो गई कि नहीं उठाई जा रही है, नहीं पढ़ना है। हर चीज़ से नफ़रत हो गई। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से वापस उठकर खड़ी हो पाऊँ। मैंने अपना वो माइंडसेट बना लिया था कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। क्यों जा रहा मंजिल से दूर, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं। क्यों जा रहा मंजिल से दूर, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी हैं। कर हिम्मत, जुटा हौसला और चल मैदान में, अभी तो छूना पूरा आसमान बाकी है। ये वो पंक्तियाँ हैं मेरी लाइफ की जो मैंने अपने जर्नी में डिमोटिवेशन फेज़ को जब फेस किया उस वक्त लिखी थी और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी अपने बुरे वक्त में भी और अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में भी। और यही पंक्तियाँ आज जीवन में सफलता पा लेने के बाद भी मुझे जीवन की और ऊंचाइयाँ छूने के लिए प्रेरित करती हैं। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतु मीना है और मैंने सिविल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में 541वां रैंक हासिल किया है, जिसके बेसिस पे मुझे इनकम टैक्स आईआरएस इनकम टैक्स का सर्विस एलोकेट हुआ है। इससे पहले भी एसएससी सीजीएल 2016 का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था और एज अ टैक्स असिस्टेंट मैं ऑलरेडी कार्यरत थी, तो मैंने जॉब के साथ तैयारी करते हुए ये एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो जब जोश टॉक्स ने मुझे इनवाइट किया मेरी जर्नी शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है मेरी जर्नी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले या फिर आप उससे रिलेट कर पाएँ जो फेज़ मैंने भी जिया है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी था जब मैं भी कैमरे के उस पार थी। तो जब मैं अपने इस पॉइंटर्स बनाने बैठी कि क्या मैं बोल सकती हूँ, तो ये 6 साल की जर्नी का एक फ्लैशबैक मुझे हुआ और मुझे लगा कि इतनी बड़ी जर्नी 5-6 साल कब हो गए, कब बीत गए, मुझे उसका वक़्त का पता ही नहीं चला। और धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इस पूरी जर्नी को बहुत कम टाइम में ब्रीफ में बताना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप मेरी इस जर्नी से कुछ सीख सकें। जो गलतियाँ मैंने करी, वो गलतियाँ आप ना करें और हर वो एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट जो एक सपना देखता है, ख्वाब देखता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको मैं ये बता सकूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर कहानी की शुरुआत करें, तो मेरा जन्म दौसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव धरनवास में हुआ, जो कि राजस्थान में बिलॉन्ग करता है। तो जैसा कि सबको पता है, राजस्थान में ऑलरेडी लड़कियों का पैदा होना ही एक पाप माना जाता है। तो जब मैं पैदा हुई, तो सभी ने मेरे फ़ादर को बोला कि लड़की है, क्या करेंगे इसका, रहने दो, कुछ नहीं चाहिए लाइफ़ में, लड़का हो जाएगा बाद में, छोड़ दो, गिरा दो। इस तरीके की चीज़ें लोग मेरे पापा को बोलते थे। लेकिन मेरे पापा हमेशा से एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने कभी भी लड़का या लड़की में भेदभाव किया ही नहीं। मैं हुई, उसके बाद मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं आज की डेट में और हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। फिर भी मेरे पापा का हमेशा से ये एम था कि लड़की को पढ़ाना है और उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इन सभी कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए मेरे पापा गाँव से दिल्ली शिफ्ट हुए। यहाँ पे उन्होंने एक नौकरी ली ताकि वो हम सभी बच्चों को एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकें। और यहीं से उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी में मेरा एडमिशन करवाया और पहली से 12वीं तक की मेरी सारी पढ़ाई वहीं पे हुई। तो क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी थी और पापा को भी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेगी, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना बीटेक किया फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और 2016 में मैंने वो पास आउट किया। और जैसा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे मन में भी एक सपना था, एक ख्वाब आया कि मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन वो डायरेक्शन क्या होगी, कभी समझ नहीं आया। तो तब तक मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी और उसके बाद फिर मैंने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब मुझे अपने फादर ने ही मेरे को बताया कि यूपीएससी करके एक एग्ज़ाम होता है। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यूपीएससी जैसा कोई एग्ज़ाम होता है या ऑफ़िसर बन सकते हैं। इसका नॉलेज मुझे तभी हुआ। तो उस वक़्त मैंने और लोगों से इसकी जानकारी इकट्ठे करनी शुरू करी। मैंने और लोगों से, आस-पास के लोगों से पूछा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है? कैसे क्रैक कर सकते हैं? प्रोसीजर क्या है? तो धीरे-धीरे मैंने जाना, लेकिन मोस्टली क्या हुआ कि लोगों ने मुझे बोला कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, पहली बार में नहीं हो पाएगा, तो इससे बेटर है पहले कोई और जॉब ले लो।
तो क्योंकि मुझे भी उतना आइडिया था नहीं, तो मुझे भी लगा कि चलो पहले एक जॉब ले लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी देखेंगे। तो इसीलिए फिर 2016 में ही मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। तो उसे पास आउट होने के 2-3 महीने ही मैंने तैयारी करी, प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने मेंस भी क्लियर कर लिया और उसके बाद ये प्रोसीजर होने में 1 साल लगा। उसके बाद 2017 जून में मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी फाइनली शुरू करी। सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड किया और देखा कि एक्चुअली क्या ये एग्ज़ाम मैं करना चाहती हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने कभी भी अपने जो डिसीजंस हैं, मेरे फादर ने हमेशा सिखाया इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना सीखो। इसलिए मैंने अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंट रखना चाहा कि जस्ट बिकॉज़ किसी ने बोल दिया। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है कि किसी ने बोल दिया, फैमिली में कोई कर रहा है तो उसको देख के तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो? क्या आपके अंदर वो लगन, वो मेहनत, वो जज़्बा है कि आपको ये इस लेवल का ऑफ़िसर बनना है? तो वो आप सवाल खुद से पूछिए सबसे पहले तैयारी करते वक़्त। तो वो सवाल मैंने भी खुद से पूछा। मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, जगह-जगह पता किया, क्या है, कैसे है, तैयारी कैसे करनी है एंड फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। इसीलिए मैंने लाइफ़ में इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी देन यूपीएससी इट वाज़। उसके बाद मैंने किसी एग्ज़ाम की तरफ देखा भी नहीं। ऑल्दो काफ़ी लोग बोलते थे, लेकिन मुझे हमेशा था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और हमेशा एक ही गोल पे फ़ोकस होके तैयारी करनी है, तभी मैं उसको अचीव कर पाऊँगी। तो मैंने 2017 से अपनी तैयारी शुरू करी, जगह-जगह मैंने कोचिंग ली, कुछ मैंने सेल्फ स्टडी किया, कुछ मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी और फिर 2018 में मैंने अपना यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो हालाँकि लोग ये फर्स्ट अटेम्प्ट एज़ अ ट्रायल देते हैं कि चलो देखते हैं कि कैसा है, अच्छा होगा या नहीं, ट्राई करने के लिए दे देते हैं। बट मेरा माइंडसेट कभी वैसा रहा ही नहीं। मैं शुरू से एक फ़ोकस्ड और सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे था कि अपना बेस्ट देना है और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मेरा माइंडसेट क्योंकि ऐसा था, तो लेकिन मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। बट क्योंकि सभी ने बोला तो कहीं न कहीं मैं भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गई। मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, नुकसान क्या है? बट ऐसा था नहीं। तो 2018 का प्रीलिम्स देते ही जब मैं बाहर आई, तो आई वाज़ मतलब मैं काफ़ी रो रही थी। मेरी आँखों से सिर्फ़ आँसू बह रहे थे। तब मैंने सोचा कि यार मतलब अभी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था, सोच समझ के देना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर देते तो बेटर रहता। बट जो भी हुआ, उस एग्ज़ाम के फेलियर ने मुझे पूरी तरह तोड़ के रख दिया। क्योंकि ये मतलब मेरा लाइफ़ का पहला फेलियर था। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ़ में कभी फेलियर देखा ही नहीं। तो फेलियर से कैसे डील करते हैं, वो लोनलीनेस, डिप्रेशन जो सब मैंने उसके बाद फेस किया, वो सब मेरी लाइफ़ में इतना डीप लेवल पे चला गया कि उसने मुझे पूरी तरह बिखेर के रख दिया, पूरी तरह शैटर कर दिया। तो 2018 का एग्ज़ाम देने के बाद और फ़ेल होने के बाद करीब 6 महीने मुझे लगे उस चीज़ से उबरने में। क्योंकि मैं ऐसा होता था कि मैंने न्यूज़पेपर उठाया और आँखों से आँसू बह रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। बुक्स उठाई, बुक्स से नफ़रत हो गई कि नहीं उठाई जा रही है, नहीं पढ़ना है। हर चीज़ से नफ़रत हो गई, आस-पास के लोगों से, दोस्तों से, खुद से। उस एग्ज़ाम ने, उस फेलियर ने मेरे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर आया क्योंकि मैं 17 का एग्ज़ाम ऑलरेडी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी, तो उसका जॉइनिंग आ गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो यूपीएससी कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, अपन वापस से अपना जॉब जॉइन करते हैं, जो जॉइनिंग मेरी आई थी। तो मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम जॉइन किया। पोस्टिंग मुझे मिली गुड़गाँव में, इनकम टैक्स ऑफ़िस। आई वाज़ पोस्टेड एज़ अ टैक्स असिस्टेंट देयर और वहाँ से फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। पर जॉब करते-करते भी मुझे एक खालीपन फ़ील होने लगा कि ये तो लाइफ़ में एम नहीं था और शायद मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार मेरा पोटेंशियल इससे और कहीं ज़्यादा है और भी मैं बेटर कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से वापस उठकर खड़ी हो पाऊँ। ऐसे वक़्त में काम आते हैं आपके दोस्त जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और आपको आगे पुश करते हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे मिंटू लाल मीणा जी, जिन्होंने 2018 का एग्ज़ाम लिखा था और साथ में उन्होंने क्लियर भी किया था। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने पूछा कि ऋतु क्या दिक्कत आ रही है और ये सब, मैंने उनको बताया। तो हमने बैठ के आइडेंटिफ़ाई किया कि एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो चेंज किया जा सकता है। उस टाइम पे मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे अपना ऑप्शनल चेंज करना है। तो पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी था, उससे शिफ्ट होके मैंने आइडेंटिफ़ाई करके सोच समझ के अपना हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल चेंज किया। तो एक लेसन जो मैं सबको बोलना चाहूँगी, प्लीज़
अपना ऑप्शनल आप जब भी चूज़ करें, बहुत सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि ये ऑप्शनल चेंज करने के लिए मुझे 1 साल का कॉस्ट लग गया। इसकी वजह से मैंने अपना 2019 का अटेम्प्ट स्किप किया, क्योंकि मुझे मेंस की तैयारी करनी थी, मुझे कोचिंग लेनी थी, उसके लिए मुझे 6-7 महीने चाहिए थे, तो जिसकी वजह से वो एक स्किप हो गया और मेरा अटेम्प्ट में एक ब्रेक भी आ गया। बट मैंने वापस से कोशिश करी और वापस से मैं उठ के खड़ी हुई कि हाँ, करना है। ऑप्शनल चेंज करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। मुझे लगा कि यार इससे तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, जो कि मुझे ज्योग्राफी के साथ नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू करी और 2020 का अटेम्प्ट, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, वो मैंने दिया। तो ये अटेम्प्ट अगेन थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि अब मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी। तो मेरी जर्नी काइंड ऑफ मिक्स्ड जर्नी है, जिसमें मैंने जॉब के बिना और जॉब के साथ दोनों तरीके की तैयारियाँ करी हैं। तो जब मैं जॉब के साथ तैयारी करनी शुरू करी, तो मैंने अलग टाइप के चैलेंजेस फेस किए कि टाइम नहीं मिल रहा है और कभी-कभी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। ऑलरेडी शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। लेकिन जब आपके अंदर एक जज़्बा और वो लगन हो ना कि नहीं करना ही है, तो कैसे भी टाइप के सिचुएशन, कैसे भी टाइप के सर्कमस्टांसेस हो, आप उनसे ओवरकम कर जाते हो। स्पेशली जब आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस चैलेंजेस के दौरान सीखी। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएँगे, जॉब के साथ तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैं मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। करने वाले सिर्फ़ मैं नहीं, मैं अकेडमी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ क्लियर किया है। तो अगर आपके अंदर वो लगन है, वो जज़्बा है कि हाँ, मुझे करके दिखाना है, आपके अंदर अगर वो ज़िद है, तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, इवन विद योर जॉब। तो जॉब के साथ जो मैंने सीखा, सबसे पहले है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम होता है, वो एक लग्ज़री बन जाती है। तो मैं क्या करती थी कि देखिए, दिल्ली से गुड़गाँव जाने में मुझे 1.5 घंटा लगता है और वापस आने में भी 1.5 घंटा। तो 3 घंटा मेरा सिर्फ़ ट्रैवलिंग टाइम होता था। तो वो ट्रैवलिंग टाइम मैंने यूज़ किया कि अपना करंट अफ़ेयर्स कवर करने के लिए। तो आई यूज्ड टू डाउनलोड द वीडियोज़, जो मुझे देखनी है वो मैं पहले ही डाउनलोड करके रखती थी, और करंट अफ़ेयर्स का जितना भी मेरा मटेरियल रहता था, उसको मैं ट्रैवलिंग टाइम में ही पढ़ लेती थी। दूसरा, अगर ऑफ़िस में आपको टाइम मिलता है, जैसे लंच के टाइम, या अगर आपके ऊपर वर्कलोड कम है किसी दिन, तो भी आपको टाइम मिल रहा है, इवन आपको 10-15 मिनट भी मिल रहे हैं, तो यूज़ इट, उसको यूज़ कीजिए। मैं भी ऐसे ही करती थी। तो ऑफ़िस में जो टाइम मिला सो मिला। फिर घर आने के बाद यूजुअली 6 बजे तक मैं घर आ जाती थी। मैं 6 से 7 थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक एक स्लॉट रहता था, जब मुझे पढ़ना है फुल फ़ोकस के साथ, और मैं अपना शेड्यूल और टाइम टेबल पहले ही बना के रखती थी कि मटेरियल मुझे क्या-क्या पढ़ना है। उसके बाद 9 टू 10 डिनर वगैरह किया, देन 10 टू 12 वो सेकंड स्लॉट, जब मैं 2 घंटे फिर से पढ़ती थी। तो इस तरीके से 4 घंटे तब, और कुल मिला के 1-2 घंटा और अगर आप डे टाइम में निकाल लो ऑफ़िस और ट्रैवलिंग के साथ, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे डेली का मेरा टाइम शेड्यूल रहता था, जो मैं निकालती थी। इसके अलावा जो भी आपको सैटरडे, संडे मिल रहे हैं, या आपको गैज़ेटेड या रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज़ मिल जाते हैं, वो आपका फुल डे ऐसा होता था जिस दिन आपको स्ट्रेच करना है। तो उस दिन मैं 8-9 घंटे तक स्ट्रेच करती थी, ज़्यादा पढ़ती थी, ताकि मैं उस टाइम को यूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से जॉब के साथ स्ट्रगल करते हुए, टाइम मैनेज करते हुए, मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट 2020 में लिखा। तो 2020 में कोविड का सिचुएशन भी हो गया था, बट उस वक़्त मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, तो उस वक़्त मैंने बेटर प्रिपरेशन किया, और क्योंकि एक बार प्रीलिम्स फेल हो चुका था, तो मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया कि प्रीलिम्स नहीं फेल होना चाहिए, एंड आई वाज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स दिस टाइम। तो 2020 का प्रीलिम्स देने के बाद ही आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पता था कि हाँ, हो जाना चाहिए इस बार तो। मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद मैंने मेंस लिखा। तो मैंने मेंस लिखा, लेकिन मेंस की तैयारी मेरी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि शायद प्रीलिम्स के डर की वजह से ही मैंने पूरा फ़ोकस अपना प्रीलिम्स पे ही डाल दिया। तो ये मैं एक लेसन बोलना चाहूँगी अपनी जर्नी से, जो आप सीख सकते हैं, कि कभी भी एक स्टेज की तैयारी मत कीजिए। मतलब प्रीलिम्स फेल हो गए तो सिर्फ़ उसके डर के मारे प्रीलिम्स में ही लगे रह गए, तो फिर आप मेंस में फँसेंगे। यही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो मेंस मैंने लिखा, लेकिन मेंस मेरा 23 नंबर से रह गया, एंड दिस वाज़ लाइक सेकंड फेलियर फॉर मी, जब मैंने मेंस मेरा क्लियर नहीं कर पाई। तो तब मैंने इससे भी लेसन सीखे। लेकिन अभी मैंने लाइफ़ में देखिए 2 फेलियर देख चुके थे, और ऑलरेडी मेरे घरवालों को भी काफ़ी नेगेटिविटी बाहर से मिलने लगी थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि लड़की की जॉब तो लग चुकी है, आप किस लिए वेट कर रहे हैं, अब तो शादी कर देनी चाहिए।
लेकिन मेरी फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा, लाइक मेरे फादर और मदर दोनों का, कि मतलब उनको लोग बोलते भी थे अगर कि शादी करनी है, लड़की की उम्र होती जा रही है, तो वो नेगेटिविटी मेरे तक कभी आने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो पहले ही बोल देते थे कि नहीं, उसको पढ़ना है, अभी तैयारी कर रही है। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके अंदर कुछ कर दिखाने की लगन है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जो सपोर्ट मुझे मिला, वही सपोर्ट अगर और लोगों को भी मिले, तो उनकी लाइफ काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। तो वो चैलेंजेस मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स ने फेस किए। तो फिर दिस वाज़ अब लाइक मैंने 2 फेलियर देख चुकी थी लाइफ में। तो इतने 2 फेलियर देखने के बाद मैं ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी, डीमोटिवेट हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा था कि अभी पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब मेंस नहीं हुआ, अगली बार इंटरव्यू नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा, मैं बार-बार इसी साइकिल में पड़े जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि लाइफ स्टैग्नेट हो चुकी है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पे रुके हुए हैं। कभी प्रीलिम्स फेल हो रहा है, फिर मेंस फेल हो रहा है, फिर लग रहा था नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू नहीं पास होगा। तो इस जैसे डिमोटिवेशन फेज़ में खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ चीज़ें करती थी, जैसे जोश टॉक्स के वीडियोज़ देखना और लोगों की कहानियाँ सुनना, उनसे इंस्पायर होना, अपने दोस्तों से बातचीत करना, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने फैमिली और घर वालों से बातचीत करना। तो ये सब मेरा एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम था, डिजिटल, फिज़िकल सब कुछ। इन लोगों ने मुझे वापस से मोटिवेट किया और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, करना है, आगे बढ़ना है। अब कोई एम सोचा ही है लाइफ़ में, तो रुकना क्यों? तो इतने 2 फेलियर्स देखने के बाद मेरी लाइफ में अब एक डिलेमा था। क्या होता था कि मेरा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता था और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, वहाँ पे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम भी होता है। तो वो एग्ज़ाम और यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दोनों हर साल क्लैश करते थे, वो सेम टाइम पे होते थे। तो मैं हर बार अपना डिपार्टमेंट एग्ज़ाम छोड़ देती थी कि नहीं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया 2021 में कि मुझे अभी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं अपना डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, तो यहाँ से मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगा और मेरी लाइफ़ थोड़ी आगे बढ़ेगी। जब इतने सारा हर जगह से हताश होने के बाद है ना, आपको एक रे ऑफ होप चाहिए होता है, जो आपको फिर से वो उम्मीद जगा सके कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और अभी भी मेरे अंदर वो स्टैमिना, वो ताकत है, वो हिम्मत है। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो मेरा एक तो मेंस का फेलियर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना मेंस अच्छे से रेडी रखूँगी। तो वो रेडी करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया और उसके बेसिस पे मुझे प्रमोशन भी मिल गया। इस चीज़ ने मुझे एक सैटिस्फैक्शन दिया कि चलो, लाइफ़ कहीं तो आगे बढ़ी। फिर पूरे तन, मन और एकदम दिमाग से, अपने सोल से, हार्ट से मैंने वापस यूपीएससी की तैयारी में जुटी और मुझे था कि अब ये लास्ट है। प्रीलिम्स मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी एक बार, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और तैयारी मुझे अब आती है और मेंस फेलियर से मैंने सीख लिया था कि वो गैप जो मेरे अंदर अब मेरे मार्क्स को लेके आया है, उसको मुझे कैसे कवर अप करना है। बस फिर क्या था कि मैंने अपना पूरा ध्यान अपना जहाँ पे मैंने खुद को एनालाइज़ किया, क्या मेरी मिस्टेक्स रही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, नंबर क्यों कम आ रहे हैं या फेल क्यों हो रहे हैं, और तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। तो मेरे को एक्चुअली एस्से में और ऑप्शनल में मार्क्स कम थे, तो आई रियलाइज़ कि यहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आंसर राइटिंग करी, दिन-रात जितना हो सकता था उतना लिखा, जब तक मतलब हाथ लिख-लिख के घिस नहीं गया तब तक लिखा और अच्छे से मैं अपना मेंस प्रिपेयर्ड थी इस टाइम पे। फिर 2022 का अटेम्प्ट आया, उस 2022 में मैंने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स में मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। फिर मैंने मेंस लिखा, मेंस में इस बार मैं और कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैं सब कुछ तैयारी जो अपने एंड से कर सकती थी, वो कहते हैं ना, एक बार अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद रिज़ल्ट जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम मैं अंदर से श्योर थी कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब इसके बाद रिज़ल्ट जो भी रहे। तो मैंने मेंस की तैयारी करी और आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो रिज़ल्ट आया भी पॉज़िटिव में, मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। लेकिन अब था कि मतलब इंटरव्यू, और दिस वाज़ द लाइक पहला इंटरव्यू था जो मैं फेस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इंटरव्यूज़ फेस भी नहीं किए थे। तो उसको लेके काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। तो 1 मार्च 2023 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। चौबे सर का बोर्ड था, तो 20-25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और डैफ से रिलेटेड ही मुझसे ज़्यादातर सवाल पूछे गए। मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड, मेरे जॉब से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, मोस्टली वैसे ही सवाल रहे और इंटरव्यू मेरा ठीक-ठाक हो गया। तो इंटरव्यू के बाद मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए
और अगर नहीं भी हुआ तो मेरे पास, क्योंकि हमेशा से मैं एक प्लान बी लेके चली थी, तो मेरे पास एक बैकअप था। उसकी वजह से मुझे एक पीस ऑफ माइंड हमेशा रहता था कि कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ तो एक जॉब तो है ही एटलीस्ट। इस तरीके से मैंने फिर अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम ये स्टेज भी क्लियर किया और 23 मई 2023 को जो रिज़ल्ट आया, उस दिन मतलब मुझे फाइनली वो रियलाइज़ेशन हुआ कि फाइनली पेपर हो गया है, क्लियर हो गया है। ये न्यूज़ भी मुझे अपने दोस्तों से पता चली, उन्होंने बताया कि तेरा नाम आया है लिस्ट में। तो मतलब पहले तो फर्स्ट रिएक्शन ही ऐसा होता है कि बिलीव ही नहीं होता कि हो भी गया या नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन लगते हैं वो फीलिंग सिंक इन होने में और फाइनली रियलाइज़ेशन होने में कि हाँ, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो तब तक नहीं लगता था कि तब तक पता नहीं चला था कि वक़्त कैसे बीत गया। अभी जब मैं एक्चुअली सोचने बैठी कि हाँ, जब मुझे अपनी जर्नी बतानी है, तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली 6 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मेरी इस जर्नी के थ्रू मैं आप लोगों को एक मैसेज देना जो चाहूँगी, मतलब शायद आपको बहुत क्लीशे लगे, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, तब मैं ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने वो रियलाइज़ेशन किया। तो लेसन ये है कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो शुरू में मेरा जो माइंडसेट था वो मुझे लगता था कि यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं है, लाइफ खत्म है, क्योंकि हम उसी को अपना एंड गोल बना लेते हैं। मैंने भी बना लिया था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आप इस फेज़ में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको एक मैच्योरिटी आती है, जो मुझे अपने 2 फेलियर्स के बाद आई और मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो ज़िंदगी खत्म है, ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है और ऐसा बहुत कुछ है लाइफ में जो आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया वो भगवान है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ खड़े होके शायद आपको लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, बट अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला कि मैं वापस अपने जॉब पे ही रहती। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपना वो माइंडसेट बना लिया था कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और लास्ट तक आते-आते मेरा क्लियर था कि नहीं भी होगा तो मैं अपना जॉब जॉइन करूँगी। और इस अटेम्प्ट के बाद से मैंने उसके बाद प्रिपरेशन भी नहीं करी। तो आई वाज़ वेरी श्योर कि होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो बैक टू द जॉब। तो ये लेसन मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अगर जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिल से करिए, प्रोसेस को एन्जॉय करिए और अपना बेस्ट दीजिए। उसके बाद भी होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लक फैक्टर जो कि हर एग्ज़ाम में रहता है, यूपीएससी में भी है। तो लक आपके साइड होना बहुत ज़रूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। हार्ड वर्क पहले, लेकिन लक बाद में, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिए और बिल्कुल इसको ऐसे मत लीजिए कि ये एंड है लाइफ का। जस्ट डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। अंत में यूपीएससी जोश टॉक्स की टीम की तरफ से एक मैसेज है जो हो सकता है कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे, तो प्लीज़ वॉच इट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की।
मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।